कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ आया हो? चले ठीक है। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को अब ये अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, ट्रेड पेएबल में डिफरेंस का पता चल गया होगा। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्रॉन, या इन शॉर्ट हम लोग जिसको कहते हैं बैंक ओटी। ये बेसिकली हमारे पास जो बैंक का बैलेंस होता है ना, ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। मतलब आप लोगों के जो बैंक अकाउंट्स वगैरह होंगे, हमारे जो बैंक अकाउंट्स वगैरह मौजूद हैं, इनका जो बैलेंस रहता है ना, ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहता है। मतलब मेरे बैंक में कुछ ना कुछ पैसे मौजूद होंगे, आपके भी बैंक अकाउंट में कोई ना कोई पैसे मौजूद होंगे, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव बैलेंस आएगा। लेकिन बिजनेस की सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। बिजनेस को बैंक की तरफ से ना एक फैसिलिटी दी जाती है कि अगर वो चाहें और उनके पास पैसे ना हो, तो वो अपनी अमाउंट से एक्सेस अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेरे अकाउंट में देखिए 10,000 रुपये रखा होगा ना, मैं 10,000 से ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकता अपने अकाउंट से। लेकिन बिजनेस को ये फैसिलिटी हासिल होती है, और ये हर बिजनेस को भी नहीं होती। ये बैंक ने देखना होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, या उसको कितनी हम लोगों ने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। बिजनेस को ये फैसिलिटी हासिल होती है कि अगर उनके अकाउंट में से वो 10,000 रुपये रखे हैं और उन्होंने किसी को 50,000 रुपये की पेमेंट करता है, तो बैंक कहता है कि आप 50,000 रुपये की पेमेंट कर देना, जो एक्सेस अमाउंट है ना वो हम लोग खुद पे कर देंगे। तो एक्सेस अमाउंट बैंक कितनी पे करेगा? 40,000 रुपये बैंक ने पे करने हैं। तो ये जो 40,000 रुपीज है ना, ये हम लोगों ने अपने बैलेंस से ओवर ड्रॉ कर लिया। अपने बैलेंस की निस्बत हम लोगों ने ज्यादा विड्रॉ कर लिया बैंक में से। तो जितनी एक्सेस अमाउंट हम लोग विड्रॉ करते हैं ना, वो कहलाता है बैंक ओवरड्रॉन। और ये फिर बिजनेस की लायबिलिटी बन जाता है। फिर ये बिजनेस का पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, फिर ये बिजनेस का नेगेटिव बैलेंस है। बिजनेस की लायबिलिटी है कि अभी बैंक ने जितनी अमाउंट पे की है, इन फ्यूचर हम लोग उसको वो अमाउंट पे कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल आप में से शायद किसी को पता हो, क्रेडिट कार्ड। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट की। डेबिट कार्ड हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है। डेबिट कार्ड से आप सिर्फ वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो जितनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है। वह आप सब लोगों के पास जो बैंक के एटीएम्स होंगे ना, तो आपके पास डेबिट कार्ड होंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर ना एक फैसिलिटी होती है। ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर हो सकती है। जैसे अब मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, तो वो सैलरी के मुताबिक उसकी लिमिट डिफाइन हो जाती है कि इसके ऊपर जो हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपीज तक की है, 2 लाख रुपीज है, 5 लाख है, 3 लाख है। कुछ भी अमाउंट बैंक डिफाइन कर देता है। अब इसका क्या मतलब, सपोज अगर मैं 1 लाख रुपया लूं, इसका मतलब यह है कि बैंक हमें कह रहा है कि इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ते हो, तो पैसों की वजह से अपनी शॉपिंग ना रोकना। आप शॉपिंग करने चले जाना, जो भी पेमेंट वगैरह बने अंडर 1 लाख रुपीज आपने क्रेडिट कार्ड से पे कर देनी है। और वो अमाउंट आप हमें नेक्स्ट मंथ जाकर पे बैक कर देना। अब ये जरूरी नहीं होता कि अगर मेरे क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी 1 लाख रुपए की है तो मैं 1 लाख रुपया ही विड्रॉ करूं। ये जरूरी नहीं है। मुझे जितनी अमाउंट की जरूरत होगी, मैं उतनी ही वो अमाउंट विड्रॉ कर लूंगा। सपोज कि उस मंथ मैंने 20,000 रुपीज एक्सपेंस आउट किए क्रेडिट कार्ड में से, तो इस मंथ के एंड पर जो मेरा बैलेंस बनेगा ना, वो 20,000 रुपीज बैंक ओवरड्रॉन होगा। अब जब नेक्स्ट मंथ मैं इसको पे करने के लिए जाऊंगा, एक तो ये 20,000 रुपीज पे करूंगा, साथ में इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। तो बैंक को इस बात का बेनिफिट होता है कि जितनी अमाउंट वो हमें पे कर रहे होते हैं, बाद में जब मैं पे करने के लिए जाता हूं तो साथ में उनको इंटरेस्ट भी पे करूंगा। ये बात आपको समझ आ गई? तो बैंक के बैलेंस के लिए आपने एक मर्तबा सोचना होगा कि इसको अपनी करंट एसिड की कैटेगरी में जाके रिकॉर्ड करना है, या इसको करंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में जाके रिकॉर्ड करना है। तो अगर आप लोगों के पास बैंक का पॉजिटिव बैलेंस आ जाए तो करंट एसिड बनेगा। और अगर वो आपसे कह दे कि बैंक ओवरड्रॉन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आपकी करंट
लायबिलिटीज बनेगी। बात क्लियर हो गई? तो इतनी सी बात आपने याद रखनी थी। द एक्सेस अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ओवरड्रॉन बैलेंस बाय द बैंक, और जितनी भी ओवरड्रॉन बैलेंस होगा उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एनी डाउट? सबको क्लियर? अब अगर आप लोग देखें तो करंट लायबिलिटीज जो हमारे पास मौजूद थी उनमें एक एग्जांपल बैंक ओवरड्रॉन की भी थी इधर नहीं, चले लिखी जा सकती है इसमें से, जैसे अब एक्रूड एक्सपेंस वगैरह हमने लिखे थे, ये तो चैप्टर 4 में जाके पढ़ेंगे। लेकिन करंट लायबिलिटीज की एक एग्जांपल में एक न्यू एग्जांपल का आपको पता चल गया, और वो है आपके पास बैंक ओवरड्रॉन। ऑलराइट, किसी का कोई क्वेश्चन? हमने जो परचेज की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये था कि हम परचेज उस चीज की करते हैं जिसे हमने सेल करना हो। तो अकाउंट पेएबल में हमने ये पढ़ा फिक्स एसेट ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट, हमने वो आगे सेल करने के लिए नहीं, यहाँ परचेज से मुराद बाय करना। यहाँ पे अकाउंट पेएबल, ये अकाउंट पेएबल, ये वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शर्ट भी लेने के लिए जाऊं तो मैं कहूंगा मैंने शर्ट परचेज की है, मैं शूज भी लेने चला गया तो मैं कहूंगा मैंने शूज परचेज की है, मैंने आके इधर से लेस का पैकेट लिया तो मैं यही कहूंगा कि मैंने उसको परचेज किया है। लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है कि ये सारी तुम्हारी परचेजेज नहीं है, जो फॉर सेल पर्पस हो तो उनको परचेजेज की कैटेगरी में डालना, अदरवाइज उनके रेलिवेंट अकाउंट्स में चलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली परचेज से मुराद वो परचेजेज नहीं है, यहाँ परचेज से मुराद है बाय करना। कि फिक्स एसेट को अगर हम बाय करें ऑन क्रेडिट तो जिस पर्सन से बाय कर रहे होते हैं ना उसे अकाउंट पेएबल कहते हैं। ऑलराइट जी। और अगर बैंक में हमारा अकाउंट आया तो उसके ऊपर हमारा माल भी आया किसको देगा? आप कहाँ क्या माल हमारे ऊपर है, अच्छा देगा, लाजमी बात है। अगर ना होगा फिर नहीं देगा। नहीं, क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए आपकी हिस्ट्री देखी जाती है, उसके बाद जाके आपको आपका क्रेडिट कार्ड बनता है। डेबिट कार्ड वैसे ही बन जाएगा लेकिन क्रेडिट कार्ड वैसे ही नहीं बनता आपको, उसके लिए उन्होंने आपकी हिस्ट्री देखनी है, उसके मुताबिक क्रेडिट कार्ड बनता है। फिर लिमिट डिफाइन की जाती है, हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक जैसी नहीं होती, लिमिट डिफाइन की जाती है। वो आप जैसे अब मैं तो मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लिमिट डिफाइन की गई है मेरी सैलरी को बेस बना के, तो उसके मुताबिक एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो मैं पर मंथ बैंक की तरफ से यूज कर सकता हूँ। लेकिन यह कि नेक्स्ट मंथ जैसी मेरी सैलरी आती है मैं सबसे पहले उनका बिल पे करता हूँ। इंटरेस्ट बेसिकली अब अगर क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूँ ना तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूटिलिटी एक्सपेंसेस नहीं आते बिजली के बिल वगैरह, एक ड्यू डेट तक पे कर दो तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि आफ्टर ड्यू डेट पे करें तो वो अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाती है। तो क्रेडिट कार्ड का भी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक डेट डिफाइन होती है, अगर हम लोग उस डेट तक पे करते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, 0%, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं उस डेट को पे नहीं करता हूँ फिर मैं आगे चला जाता हूँ तो पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होता है, और वो हर बैंक का फिर डिफरेंट डिफरेंट होता है, और वो अच्छा खासा इंटरेस्ट बन जाता है। जी, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क क्या होता है? डेबिट कार्ड मेरे अपने पैसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड बैंक के पैसे हैं जो मैं यूज करता हूँ। डेबिट कार्ड जैसे एटीएम है आप एटीएम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एटीएम में जब हम लोग जाते हैं ना तो जो मेरे अकाउंट में पैसे मौजूद हैं मैंने वो विड्रॉ करने हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर मेरा पैसा नहीं है, पैसा बैंक का है। ऐसे समझ लें जैसे मैं उनसे शॉर्ट टर्म लोन ले रहा हूँ और नेक्स्ट मंथ जाके मैंने उनको पे कर, इसलिए वो मेरी फिर लायबिलिटी बन जाती है। जी, फिर हम क्रेडिट ड्यू डेट्स पहले दे देते हैं जिसपे पहले देने का कोई बेनिफिट नहीं होता, आपने कहा कि आपने ड्यू डेट तक पे कर दो तो सेम अमाउंट पे करोगे जो हम लोगों ने ली है। इसमें बैंक प्रॉफिट कैसे? कस्टमर्स बन रहे हैं उसके, बैंक के कस्टमर्स बन रहे होते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड भी तो मुफ्त में नहीं बनता ना, क्रेडिट कार्ड बनाने के भी तो चार्जेस होते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। सर जो क्रेडिट कार्ड है उसको एटीएम में यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बैंक से कहना पड़ता है, वो उसको एक्टिवेट करते हैं तो। अदरवाइज मोस्टली ये होता है कि हम लोग उसको ना बाकी परचेजेस के लिए करते हैं, कि आप लोग कहीं पे परचेज करने के लिए जाते हैं ना उनके पास जो मशीन रखी हुई होती है वहां पे कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह डलवा लें। हाँ वहां पे आप डेबिट क्रेडिट दोनों यूज कर सकते हैं,
कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बैंक से पहले उसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है कैश विड्रॉ करवाने के लिए। जी, ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए शाबाश, अच्छी बात है कि अब आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। गर्ल्स में से तो मेरे ख्याल से शर्म आ रहा है अभी सब बच्चियों को, ऐसा ही है ना? हालांकि मैंने कहा था बाहर छोड़ के आना, लेकिन नहीं। क्या सोच रही हो? सोच लिया करो कुछ। अच्छा, अच्छा कर लेंगी फॉलो। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब हमारा फोकस, ये जितनी भी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है ना, इन तमाम डेफिनेशंस को हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में देखना होता है कि किसी भी किस्म की बिजनेस की एक्टिविटी जिसमें फाइनेंशियल नेचर शामिल हो, उस बिजनेस की एक्टिविटी को जाकर हमने देखना है कि इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें एसिड्स है, इसमें लायबिलिटी है, सेल्स हैं, परचेजेस हैं, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, अदर इनकम है, या हमारे एक्सपेंसेस वगैरह शामिल है। इन तमाम चीजों को जाकर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है। और जब भी किसी भी बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी होती है, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना, इनमें से कोई ना कोई हिट कर जाता है। मतलब आप देखो, आपके पास एक कैश मौजूद है, आपका एक रिसोर्स है, आपका एसेट है, लेकिन इस कैश से आपने कोई फिक्स एसेट परचेज कर लिया, क्या आपका कैश हिट हो नहीं गया? क्या कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कैश का बैलेंस कम हो जाएगा? लेकिन इसके कम होने की भी तो कोई ना कोई रीजन होगी। क्या रीजन है? कि आपने उसके अगेंस्ट एक फिक्स एसिड परचेज किया। तो ऐसा नहीं है जैसे फिक्स एसिड का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो बस यही हो नहीं सकता है ऐसा कि अगर हम लोगों ने फिक्स एसिड परचेज किया है ऑन कैश, तो मेरे फिक्स एसिड का बैलेंस तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन फिक्स एसिड के इंक्रीज करने की वजह से मेरे कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम लोगों ने अपनी तमाम तर बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये सब कुछ ही करना है, और इंशाल्लाह इस डेफिनेशन के बाद यही सब कुछ करने वाले हैं हम लोग। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ चेंज इन एनी हेड ऑफ अकाउंट। और हेड ऑफ अकाउंट जितने भी हम लोगों ने पढ़े थे, कितने पढ़े थे? एलिमेंट्स, हेड ऑफ अकाउंट से मुराद एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5। कौन कौन से? शाबाश, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से इन पांचों हेड्स में से किसी भी हेड्स में चेंज आ जाता है, विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम वो बता भी सकते हैं कि ये चेंज कितनी अमाउंट का आया है। भाई मैंने फिक्स एसेट परचेज किया होगा तो उसकी कोई ना कोई अमाउंट तो होगी ना। सपोज के मैंने 5,000 रुपए का फिक्स एसेट परचेज किया, तो कैश भी तो 5,000 से कम होगा, और फिक्स एसेट का इंक्रीज भी 5,000 के साथ होगा कि भाई 5,000 रुपए का मैंने फिक्स एसेट लिया। तो इसीलिए इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी इन विच बिजनेस डील्स विद एनी अदर पर्सन। अब बिजनेस की डीलिंग, बिजनेस की एक्टिविटीज को देखना है कि बिजनेस ये डील किसके साथ कर रहा है। बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ डील कर सकता है किस सिचुएशन? सेल्स में, और सेल्स रिटर्न में, सेल्स में और सेल्स रिटर्न में अपने सप्लायर के साथ डील कर सकता है। परचेजेस में और परचेज रिटर्न में अपने एम्प्लॉयज के साथ डील कर सकता है, सैलरीज वगैरह की सिचुएशन में। अच्छा, अपने बिजनेस ओनर के साथ डील कर सकता है, ड्राइंग्स और कैपिटल। ऑलराइट, तो बिजनेस किसी भी अदर पार्टी के साथ डील करेगा, तो और वो डीलिंग इन मॉनिटरी टर्म्स हो, तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन बन जाती है, और उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। और इसकी वजह से एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे चेंज हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज में फर्क बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, डील्स विद एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग इट्स ऑन सप्लायर, एम्प्लॉयज एंड इट्स कस्टमर। एनी डाउट? ऑल क्लियर? चले, अब इंफॉर्मेशनल नीड ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम लोग कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे, और इसको स्टडी टेक्स्ट से ही कवर कर लेंगे
अब हम लोग चलते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल आप लोगों की स्टडी टेक्स्ट में ही मौजूद है और ये पेज नंबर 14 पर है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 6। अब आपके करने का काम स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे समझे जैसे सबसे पहले आप लोगों ने बुक कीपिंग करनी है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हैं आप लोगों के पास। देखें कौन कौन सी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद हैं। चलिए पहले आपको ना बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जांपल देता हूँ कि कौन कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही हैं, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखें, ये आपके पास आ गई बिजनेस ट्रांजैक्शन और ये है इसकी एग्जांपल। एक मतलब जरा इसके एग्जांपल्स को रीड करें और बताएं कोई ऐसी एग्जांपल जो आप लोगों को समझ ना आई हो। आपकी स्टडी टेक्स्ट में ही मौजूद है, ये यहीं से ही रीड कर लें। अभी फिलहाल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रीड करें। अभी जो आप लोगों ने कहा था ना कि बिजनेस डील कर रहा होता है अपने ओनर के साथ, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, तो ये सारी बिल्कुल वैसी ट्रांजैक्शन मौजूद है। जरा देखें इनको। आप बताएं इन ट्रांजैक्शन में से कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको समझ ना आए, जिसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो। क्लियर? अच्छा, अब ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी और मोस्टली यही ट्रांजैक्शन हैं जो हमें बताई जाएंगी किसी भी बिजनेस से रेलेवेंट। हाँ, ये अलग बात है, ये ट्रांजैक्शन रिपीट भी हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि सेल्स पूरे साल में एक ही मरतबा होगी, डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी मरतबा हो जाती है, तो उतनी ही मरतबा रिकॉर्ड हो रही होती है। इसी तरह से परचेजेस का भी यही हाल है। अब फर्स्ट वाली देखो, तो सबसे पहले कैश सेल्स की गई थी, कैश सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर आप लोग ट्रेडर हैं तो गुड्स की तरफ आ जाओ, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज में है तो आप सर्विसेज की तरफ आ जाओ। लेकिन आपने अपने कस्टमर्स को वो जो गुड्स प्रोवाइड की वो ऑन कैश की, तो क्या क्रेडिट बनी जा सकती? तो जहां पे आपकी कैश सेल्स हो सकती है किसी बिजनेस की, तो उसी बिजनेस की क्रेडिट सेल्स भी तो हो सकती हैं। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास मौजूद थी रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल्स। अच्छा, जब आप लोग क्रेडिट सेल्स करोगे, किसको करोगे क्रेडिट सेल्स? कस्टमर्स को। तो वो कस्टमर क्या सिर्फ कस्टमर ही रहेंगे फिर आपके? क्या बन जाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल। क्या फ्यूचर में उनसे अमाउंट रिसीव नहीं करोगे उन सेल्स के अगेन? तो ये लो थर्ड ट्रांजैक्शन में उनसे रेलिवेंट आप अमाउंट रिसीव कर लो। receipts of cash from a customer to whom credit sales was made। ये तीन ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई। अच्छा, तो फिर आपने कैश परचेजेस भी की होंगी, किससे की होंगी? सप्लायर से आप लोगों ने अपनी कैश परचेजेस भी की होंगी, वो गुड्स भी परचेज कर सकते हो और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप फिर रॉ मटेरियल परचेज करोगे। तो क्या क्रेडिट पे परचेज नहीं कर सकते? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आप क्रेडिट पे अपनी परचेजेस कर रहे हो, तो जिससे क्रेडिट परचेजेस की हैं, परचेजेस किससे करोगे? परचेजेस किससे करोगे? सप्लायर से। तो ऐसा सप्लायर जिससे क्रेडिट परचेजेस किए हैं वो कौन बन जाएगा? ट्रेड पेएबल। क्या मतलब कि फ्यूचर में आपने इसको पे करना है, तो जाओ फ्यूचर में जाके इसको पे कर दो। किसके अगेंस्ट पे करोगे? वो जो आपने क्रेडिट परचेजेस की है उसके अगेंस्ट अपने सप्लायर को पे कर दो। बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट देखो, भाई बिजनेस में क्या सारे का सारा आपका अपना पैसा होगा? नहीं, लोन भी ले सकते हो, ले लो अपने पास लोन। रिसीट्स ऑफ लोन प्रोसीड्स, मतलब आपने लोन अमाउंट रिसीव कर ली, तो लोन जब रिसीव करोगे तो वापसी नहीं करोगे, चलो अगली ट्रांजैक्शन में जाके उसको वापस कर दो, रीपेमेंट ऑफ लोन कर दो, ये भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप लोग देखो, तो जो एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं क्या उनको पेमेंट नहीं करनी? तो उनको पेमेंट करोगे इनके इन फॉर्म ऑफ सैलरीज। सैलरीज के तौर पर आप लोगों ने जाकर उनको पेमेंट वगैरह की, तो वो भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो जो प्रॉफिट अर्न किया है क्या गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं निकालोगे? टैक्सेस पे करो, प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को जाके पे करो। फिर क्या आपने सिर्फ गुड्स ही परचेज करनी है?
क्या नॉन करंट एसिड नहीं परचेज कर सकते? तो आपके नॉन करंट एसिड आपने परचेज कर दिए हैं, तो जो बिजनेस ओनर इतने अरसे से मेहनत कर रहा है, प्रॉफिट आएगा उसको हिस्सा नहीं दोगे? तो ड्राइंग्स के तौर पर बात क्लियर हो गई। देखो आपकी तमाम तर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जितने भी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या समराइज नहीं हो गए किसान? और क्या आप लोगों को वो सारी चीजें इस एग्जांपल में समझ आ नहीं गई कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है? अब इसी की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने करनी है कुछ इस तरह से। एग्जांपल नंबर 6 में एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में देखें, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। डेबिट क्रेडिट हम बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल ये देखो आपने सिर्फ हर ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंट्स हैं कौन कौन से। अच्छा, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है? हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम 2 अकाउंट्स होंगे। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम 2 अकाउंट्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने होंगे किस ट्रांजैक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है। जैसा कि एक एग्जांपल आपको देते हैं, बॉट मोटर व्हीकल फॉर कैश। बॉट मोटर व्हीकल फॉर कैश। अब जब मैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो मैंने तो उसमें सिर्फ एसिड का वर्ड यूज किया था, एम आई राइट? लेकिन भाई आपने एसिड्स को आइडेंटिफाई जरूर करना है, लेकिन विद नेम। ये एसिड कौन सा आपने नाम बताना है। इसी तरह से लायबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई जरूर करना है, लेकिन विद नेम आपने बताना है कि वो लायबिलिटी हमारी है कौन सी। अब अगर हम लोग यहां पर जाए ना, हमने बाय की मोटर व्हीकल फॉर कैश, तो क्या ये मेरी परचेजेज है? तो क्या ये मेरी परचेजेज है? नहीं है, मेरी परचेजेज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पास एक एसिड बाय किया है, मोटर व्हीकल मेरा एसिड है। अगर ये परचेजेज होंगी तो मैंने आपसे कहा था कि उसने आपके पास गुड्स का वर्ड यूज करना है। अगर यहाँ पे कहीं परचेजेज आ जाएं तो उसने ना गुड्स का वर्ड यूज किया हुआ होगा। तो मोटर व्हीकल जिस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए बिजनेस में यूज हो रही होगी, जैसे डिलीवरी वैन वगैरह होती हैं, तो वो जिस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए यूज हो रही होंगी, मोटर व्हीकल हमारा नॉन करंट एसेट है, और नॉन करंट एसेट का परचेज करना परचेजेज नहीं होता। तो आपने इधर परचेजेज को नहीं रिकॉर्ड कर। ऑलराइट, ये आपके पास एक एसिड आया, लेकिन आपने रिकॉर्ड एसिड भी नहीं करना, एसिड को उसके नेम के साथ रिकॉर्ड करोगे। तो कौन सा एसिड? नॉन करंट एसिड भी तो उसकी क्लासिफिकेशन ही है ना। तो कौन सा नॉन करंट एसिड? मोटर व्हीकल। तो आपने क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि इस ट्रांजैक्शन में एक हम लोगों ने मोटर व्हीकल परचेज की। कैसे आई होगी ये मोटर व्हीकल आपके पास? किस तरह से परचेज की? कैश के फॉर्म में। तो दूसरा हेड कौन सा इन्वॉल्व होगा? कैश। क्या आपको ये बात समझ आई? इस तरह से दो दो अकाउंट्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर इनमें मूवमेंट्स को शो करना कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से इनमें इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो आप बताएं, जैसे ही मोटर व्हीकल परचेज की होगी तो मोटर व्हीकल में इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज। तो इसके साथ आप लोगों ने लगा देना है कि इस ट्रांजैक्शन में मोटर व्हीकल में ये अप एरो इंक्रीज को शो करेगा, एसिड में इंक्रीज हो जाएगा। और कैश की बात करें तो जब मैंने मोटर व्हीकल को परचेज किया तो कैश मैंने पे किया होगा, तो इसकी वजह से कैश का बैलेंस डिक्रीज, तो इसके साथ डाउन एरो लग जाएगा। ये बात समझ आई सब बच्चों को? मुश्किल काम है। अच्छा, अब आपने जरा मुझे बताना है, पेड क्रेडिटर, और वो क्रेडिटर कौन? नो नवाब शाह
ट्रेडर, उस क्रेडिटर का नेम, क्योंकि बिजनेस के पास हजारों क्रेडिटर्स होंगे, तो उसने हर क्रेडिटर को अपने नेम के साथ लिखना है कि मैंने किसको पे करना है और किस तरह से पे किया, बाय कैश। कौन सा अकाउंट आ रहा है इसमें? एक लायबिलिटी आ रही है। कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर। भाई मुझे करंट नॉन करंट लायबिलिटी ना बताओ, उस लायबिलिटी का नेम बताओ। कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर नवाब शाह ट्रेडर्स, ये मेरी लायबिलिटी है। क्रेडिटर नवाब शाह ट्रेडर्स। और इसको पे किस तरह से किया मैंने? कैश। तो दूसरा हेड कौन सा शामिल हो जाएगा? कैश। इंक्रीज डिक्रीज बताएं। क्रेडिटर नवाब शाह ट्रेडर्स और साथ में देखिए भाई पे किया तो ये तो कंफर्म है कि कैश के बैलेंस में डिक्रीज आ जाएगा, लेकिन क्रेडिटर नवाब शाह में इंक्रीज या डिक्रीज? कोई ऐसा जो कह रहा हो इंक्रीज। लायबिलिटी है, पे कर दिए तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। पहले मैंने नवाब शाह ट्रेडर के सपोज 5,000 रुपए देने थे, अब उसको मैंने पे कर दिया है, तो वो जीरो नहीं हो जाएगा, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। और इस लायबिलिटी के कम होने की वजह से कैश का बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, रीपेड बैंक लोन बाय चेक। बताएं। बैंक लोन, साथ में दूसरा क्या आ जाएगा? बैंक लोन। ये लायबिलिटी थी जो कि हमने पे कर दी। किस तरह से पे की? तो सामने चेक नहीं लिखना, चेक कैश भी नहीं लिखना। चेक बेसिकली डिनोट कर रहा होता है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में से पे किया है, तो जब भी चेक का वर्ड आए आपने सामने बैंक लिखना है। ऊपर जो आपके पास कैश था ना, वो कैश इन हैंड में से आप यूज कर रहे थे, लेकिन ये आप लोगों ने चेक के जरिए, तो आपके बैंक के बैलेंस में मुतासिर हो गए। ये बात क्लियर? अच्छा अब देखें, बैंक लोन का रीपे कर देना, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो जाएगी। ये लायबिलिटी थी जो कि आप लोगों ने पे ऑफ कर दी, तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया और आपका अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर सब बच्चों को? आई होप कि अब आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। चलिए ये जरा 10th ट्रांजैक्शन तक जाके रिकॉर्डिंग करें। 10th 3 मैंने कर दिए हैं, बाकी 7 की जल्दी से रिकॉर्डिंग करें। 4 ट्रांजैक्शन, सोल्ड मोटर व्हीकल फॉर कैश। तो यहां पर आपने अब ये सेल्स नहीं रिकॉर्ड होंगी। क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट है। तो जब फिक्स एसेट को सेल करोगे तो फिक्स एसेट अपने नेम के साथ आएगा, मोटर व्हीकल। अच्छा जब इसको सेल करोगे तो इसमें इंक्रीज या डिक्रीज? तो जब परचेज किया था तो मोटर व्हीकल में इंक्रीज था, और जब सेल करेंगे तो मोटर व्हीकल में। अच्छा सेल कैसे किया? आपको क्या मिला? कैश। तो आपके पास कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया। ये आई होप कि सब बच्चों ने ठीक ठीक लिखा, ऐसे ही था ना। नेक्स्ट देखो, पेड ऑफिस रेंट। अब बेटा बेसिकली ये जो रेंट होता है ये आपका एक्सपेंस है। अगर आप पे कर रहे हैं तो ये आपके जो हम लोगों ने हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे उनमें एक्सपेंसेस में जाके क्लासिफाई होगा, लेकिन हम सिर्फ एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, हम साथ में ये भी बताएंगे कि भाई ये मेरा कौन सा एक्सपेंस है। तो कौन सा एक्सपेंस है? ऑफिस रेंट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंस। अच्छा अब मुझे ये बताएं, क्या इससे पहले ये आपका एक्सपेंस हुआ? अब हो गया,
तो आप क्या कहोगे, मेरा एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो ये एक्सपेंस ऑफिस रेंट एक्सपेंस के साथ इंक्रीज। लेकिन ये आपने पे किस तरह से किया, बाय चेक, तो चेक नहीं लिखना यहाँ पर, हम लोग क्या लिखेंगे, तो रेंट एक्सपेंस पे करने की वजह से मेरा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। क्लियर है ये बात? अच्छा नेक्स्ट देखें, अब डेटर, अब ऊपर क्रेडिटर थे, हमने उसको पे किया था, अब हमारे पास यहाँ पे डेटर आ गया, और वो डेटर कौन है हमारे पास, मुल्तान ट्रेडर्स। अब बेसिकली तो ये मेरा एसेट है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा इसके नेम के साथ, तो क्या, अच्छा नेम से मुराद सिर्फ मुल्तान ट्रेडर भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर मैं सपोज आपसे कह दूं अली, तो आपको क्या पता यार अली मेरा क्रेडिटर है या डेटर है, मैंने उसे रिसीव करने हैं या मैंने उसको पे करने हैं, क्या आपको पता चलेगा? अच्छा सपोज मैं आपसे कह दूं मेरा रिसीवेबल, या सिर्फ मैं डेटर लिख दूं, क्या आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा डेटर? तो आप लोगों ने ना कंप्लीटनेस का भी ख्याल रखें कि बात कुछ ऐसी लिखो कि आप कोई भी पढ़े ना, उसको आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन ना देखनी पड़े, जो आपने लिखा है वही पढ़ के अगले को समझ आ जाए कि बेसिकली हुआ क्या था। तो आप यहां पर एक तो लिखो डेटर, फिर ये भी बताओ कि वो डेटर कौन है, मुल्तान ट्रेडर। मुल्तान ट्रेडर ने पे किए, पेज अस, मुल्तान ट्रेडर ने पे किए, तो मेरे ये एसिड का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? तो जब उसने मुझे पे कर दिया तो डिक्रीज नहीं हो जाएगा? पहले मेरे रिसीवेबल ने मेरा 5,000 रुपये पे करना था, और उसने मुझे पे कर दिया, मैं उसे क्या कहूं, भाई अब तूने मेरे 10,000 रुपये पे कर दिए, क्या कहूंगा? भाई खत्म हो गया, नील बैलेंस। तो क्या डेटर का बैलेंस कम नहीं हो जाएगा? तो डेटर मुल्तान ट्रेडर्स का बैलेंस डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं हो रहा। मतलब मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, मैं आपसे, आप खुद सोचो कि आप किसी के जाकर पैसे दो और वो आपसे कहे कि भाई तुमने 5,000 देने थे, 5,000 दे दिए, अब तुमने मेरे 10,000 रुपये देने हैं, कैसे ही करेगा वो? क्या कहेगा, भाई बैलेंस नील हो गया है, या जितनी अमाउंट पे की जाएगी हम कम कर देंगे उसको। तो जब पे किया जाता है डेटर्स की तरफ से, तो डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो गया। अब मैंने उससे अमाउंट रिसीव की, किस फॉर्म में रिसीव की, तो जब उन्होंने मुझे पे किया तो मेरे अपने कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बात क्लियर हुई? तो अगर आप लोग, पहली बात तो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, अभी वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इस वजह से। दूसरी बात, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपकी इंक्रीज डिक्रीज उलट हुए पड़ी है। तो आई होप कि अब ये क्लियर हो जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट देखें, अगली ट्रांजेक्शन, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ बाय, बेटा ये बिल को रेंट एक्सपेंस की तरह है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो आपका एक एक्सपेंस ही है ना, और आपने वो पे कर दिया, तो आप यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। और जैसे ही आप पे करोगे तो भाई आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज किया तो आपने पे किस तरह से किया, कैश की फॉर्म में, तो इसके अगेंस्ट आपका कैश का बैलेंस डिक्रीज हो गया। कोई इशू? अच्छा, एसेट्स हमेशा अपने नेम से आएंगे, लाइबिलिटीज अपने नेम के साथ आएंगी, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं ना कि भाई मैंने अपना एक एसेट परचेज किया, तो आप सोचते रह जाओगे पता नहीं क्या परचेज, एम आई राइट? अगर मैं आपसे ये कह दूं यार मैंने मोटर व्हीकल परचेज की, तो क्या आपको पता नहीं है कि भाई एसिड परचेज की है? बात क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, आप सोचते रह जाओगे पता नहीं कौन सा एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि ऑफिस रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो क्लैरिटी की अब जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा, इसी तरह लाइबिलिटीज की बात करूं, तो आप सोचेंगे पता नहीं लाइबिलिटी कौन सी है। मैं साथ में सिर्फ क्रेडिटर कह दूं तो आप सोचोगे पता नहीं कौन सा क्रेडिटर, तो मुझे बताना पड़ता है कि भाई क्रेडिटर नवाब शाह ट्रेडर, मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग एट्थ ट्रांजैक्शन की बात करें, तो कहते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर से मुराद होता है बिजनेस ओनर, सोल ट्रेडर, उसको प्रोप्राइटर कहा जाता है।
कहते हैं प्रोप्राइटर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस, मतलब बिजनेस ओनर ने बिजनेस में पहले तो अमाउंट इन्वेस्ट की थी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उसे लगा कि ये थोड़ी अमाउंट है, मजीद अमाउंट की जरूरत है, उसने मजीद अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। तो अकाउंटिंग ने क्या कहा था हमसे कि अगर प्रोपराइटर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे तो आपने उसको क्या बोलना है, तो भाई कैपिटल को तो कैपिटल लिखो ना, आप प्रोपराइटर या अमाउंट वगैरह क्यों लिख रहे हो, उसका अपना नेम मौजूद है। लेकिन अब अगर मैं कैपिटल कह दूं, क्या आपको कोई डाउट है कि ये कैपिटल किसी और ने दिया होगा? तो भाई कैपिटल को तो कैपिटल जाके लिखो। सिर्फ क्या था, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई थी कैपिटल, साथ में अब कैपिटल बिजनेस में आया। देखो पहले बिजनेस में सपोज बिजनेस ऑनर ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था, उसने 10,000 रुपये और डाल दिए, तो क्या 90,000 रुपये हो जाएगा कैपिटल? क्या इंक्रीज हो जाएगा? तो कैपिटल इंक्रीज होगा। लेकिन ये कैपिटल आया किस फॉर्म में है हमारे पास? बाय चेक। तो दूसरा हेड कौन सा शामिल हो जाएगा? तो बिजनेस का बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब बात सुन, इंक्रीज होगा बिजनेस का बैंक अकाउंट बैलेंस, यहां पर प्रोप्राइटर का अकाउंट नहीं देखना था कि प्रोप्राइटर का सर बैंक अकाउंट तो डिक्रीज हो गया, तो क्या आप प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कर रहे हैं या बिजनेस की कर रहे हैं? तो प्रोप्राइटर के अकाउंट पे नजर क्यों रखी हुई है आपने? आप में से अक्सर ने बैंक को डिक्रीज किया है, तो भाई ये क्या बात है, बिजनेस के पास तो पैसा आया है, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हो गया? प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना है यहाँ पर। तो हम लोग प्रोप्राइटर्स की अकाउंटिंग नहीं करने जा रहे। बिजनेस के पास कैपिटल आया इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो चुका है। लेकिन जो कैपिटल उसने ओनर ने दिया ना कैपिटल, बेटा आप अकाउंटिंग ऑनर की कर रहे हो या बिजनेस की कर रहे हो? तो बिजनेस के पास तो आया है ना पैसा, तो हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इधर से तो इंक्रीज करेंगे, या तो मैं बिजनेस ऑनर की अकाउंटिंग जाके कर लूं, फिर मैं कह सकता हूं कि उसका बैलेंस डिक्रीज हुआ है। आप में से अक्सर ने बिजनेस ऑनर के बैंक अकाउंट पे नजर रखी है, बिजनेस के बैंक अकाउंट पे नजर रखो कि तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, उसका बैलेंस इंक्रीज कर चुका है। गॉट इट? यस सर। क्या? हाँ हाँ हाँ, तो पहले नहीं पे किया हुआ था, पहले कोई एक्सपेंस नहीं था क्योंकि पे ही नहीं किया हुआ था। अब पे कर दिया, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि भाई मैंने 5,000 रुपये बिजली का बिल पे किया है, एक्सपेंस बढ़ गया है, कैश कम होगा ना जिस तरह से पे किया है। ऊपर रेंट वाली बात समझ आ गई थी? ऊपर जो रेंट वाली बात थी वो समझ आ गई थी आपको? रेंट वाली बात नहीं समझ आई थी? इससे पहले आपके पास कोई शॉप वगैरह रेंट पर नहीं थी, तो क्या आप रेंट एक्सपेंस पे करोगे? अब आपके पास एक शॉप मौजूद है, उसका 1 मंथ का आपने रेंट पे कर दिया है, क्या अब आपका वो एक्सपेंस हो नहीं गया? तो बेटा डबल इम्पैक्ट देखो ना, जो पे किया है सपोज कैश की फॉर्म में अगर हम लोगों ने पे किया है, तो कैश तो मैंने डिक्रीज कर दिया क्योंकि पे कर दिया है, लेकिन कैश कह रहा है भाई मैं जाऊंगा कहां पर, मैंने कहा रेंट के तौर पर रिकॉर्ड हो, तुमने मेरे रेंट को जाके इंक्रीज कर। इससे पहले एक्सपेंस, अच्छा ऐसे समझ लो, आपके पास ना मतलब बाबा ने सुबह आपको ना 500 रुपये पॉकेट मनी दे दी, अब आपके पास 500 रुपये मौजूद हैं, लेकिन लेक्चर के दौरान जब ब्रेक हुई आपको भूख लगी, कैफे में गए, आपने 200 रुपये की चीजें खा ली, आपके पास कितने पैसे बचेंगे? अब पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि 200 रुपये मेरे खत्म हो गए, दूसरा कहाँ गए? कैंटीन के क्या कहूँ, एक्सपेंस हो गया, तो वही तो रिकॉर्ड करता हूँ। अब आप जाके बताओगी नहीं कि मेरा 200 रुपये का एक्सपेंस हो गया है, पहले जीरो एक्सपेंस था, जब तक आपने कुछ नहीं खाया पिया था जीरो एक्सपेंस था, लेकिन अब आपने एक एक्सपेंस कर दिया है, खर्चा आपका बढ़ गया है, अब आप बताओगे कि भाई मेरा एक्सपेंस हुआ है ये। ओके, क्लियर है ये? यस सर। जी, सबको क्लियर? यस सर।
नेक्स्ट 9th ट्रांजैक्शन हमारे पास थी, अ लोन इन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम। अब भाई जब आप लोगों ने लोन रिसीव किया इन कैश, तो आपका कैश का बैलेंस, आपसे मुराद बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया, लेकिन साथ में एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और वो लायबिलिटी सिर्फ साहिवाल बैंक नहीं लिखना, उस लायबिलिटी का नाम है लोन फ्रॉम साहिवाल बैंक। और ये लायबिलिटी आपके पास इंक्रीज, क्योंकि पहले इसका लोन नहीं था, अब मैंने इसको ये अमाउंट पे करनी है, तो अब एक लोन, एक लायबिलिटी बन चुकी है, तो लायबिलिटी में इंक्रीज आ जाएगा। बात क्लियर? यस सर। ऐसे ही रिकॉर्ड किया था। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ साहिवाल बैंक लिखा हुआ था, आपने लिखना है लोन फ्रॉम साहिवाल बैंक। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, पेड क्रेडिट ऑफ पेशावर एंटरप्राइजेज बाय कैश। अब ये एक सिंपल सी थी, क्योंकि इससे पहले भी आप क्रेडिटर्स को पे कर चुके थे। अब आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिटर कौन सा? पेशावर एंटरप्राइजेज। आपने पे किया तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो गया। किस तरह पे किया? कैश, तो कैश का बैलेंस। तमाम बच्चों को क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट की जो ट्रांजैक्शन मौजूद है हमारे पास, ये आपकी होम असाइनमेंट है। इनको ना बिल्कुल ऐसे ही आपने सॉल्व करके आना है जैसे हम लोगों ने ये फर्स्ट 10 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। अच्छा, कोई इनकेस किसी किस्म का कोई मिस्टेक, कोई एरर आता है, भाई आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अभी इनिशियल स्टेजेस पर हो। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी।